इस समय आप सबको कहने के लिए मेरे पास बहुत सारे तो वर्ड्स नहीं हैं, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आप पूरी तरह से अपनी तैयारी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उसमें थोड़ा-सा हेल्प करने के लिए मैं फिर आप सबके साथ कनेक्ट हो रहा हूँ और ख़ास तौर से उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कभी कुछ बहुत ज़्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नहीं किया है। सो कोशिश करूँगा इस पूरे के पूरे लेसन में मैं आपको काफ़ी हद तक इन चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा कि हम साइंस एंड टेक को कैसे लेके चल सकते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में। मेरा पूरा का पूरा मोटिव है कि जितने भी स्टूडेंट्स दे आर गोइंग फॉर 2020-22, सो उनको थोड़ी बहुत जितनी भी मैं पूरी कोशिश कर सकता हूँ पिछले अपने 18-19 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से। दैट लॉट ऑफ द रैंकर्स टॉप रैंक 1, 2, 3 जो मेरी क्लास से रहे हैं। सो जो मेरा अपना अनुभव है वो सारी की सारी चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर करूँगा और उम्मीद करता हूँ ये पूरा का पूरा जो वीडियो होगा दैट विल बी रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन, जितने भी स्टूडेंट्स 2020-22 के लिए जा रहे हैं। सो कमर कस लीजिए। मुझे पता है इस समय आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे पजल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इवन बहुत सारी चीज़ें ये भी हैं कि अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो सर वो चीज़ें कंसाइज़ नहीं हो पा रही हैं, भूल रही हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं। उन सबको लेके मैं आपसे साथ चर्चा करूँगा रिगार्डिंग द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो आइए आगे बढ़ते हैं। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन, मैं आपको अपने बारे में बता दूं। माय नेम इज डॉक्टर रवि अग्रवाल। आई हैव डन माय पीएचडी फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, वर्किंग एज अ डायरेक्टर ऑफ पूर्वांचल आईएएस। आई एम रनिंग वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन फॉर द फेस टू फेस क्लास एट गोरखपुर फॉर द गोरखपुर बेस ऑल द एस्पिरेंट्स जिनको दिल्ली जाने में दिक्कत होती है, फाइनेंशियल क्रंच होते हैं, स्पेशली महिलाओं के लिए। मैं आपकी साइंस टेक एनवायरमेंट की क्लासेस लेता हूँ फ्रॉम लास्ट 18 ईयर्स। आई एम टेकिंग क्लासेस फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस। 1000+ सिलेक्शन ऑलरेडी हैपन इन सिविल सर्विसेज एंड यस, मेरी 2 किताबें आती हैं, दोनों मैग्रा हिल में पब्लिश होती हैं। द वन इज ऑन साइंस एंड टेक एंड सेकंड इज ऑन इन्वायरमेंट, जो किताब आपको पढ़नी होती है। टेलीग्राम पे मेरा जो चैनल है वो t.me/Ravi UPSC_Academy, जहाँ पर मेरी सारे के सारे PDF और प्लस PDF के अलावा आपको मेरे वीडियो लिंक्स भी मिल जाते हैं जो वीडियोस अपलोड होती हैं यूट्यूब पे। अनअकैडमी प्रोफाइल जो है जहाँ पर मेरी प्लस की क्लासेस और प्लस की क्लासेस ज़्यादा मेरी स्पेशल क्लासेस भी मिल जाती हैं। unacademy.com/RaviPA2010 एंड ड्यूरिंग ज्वाइनिंग एनी कोर्सेज अगर आप रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करते हैं यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% रिबेट। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आप सबको अनअकैडमी प्रोवाइड करते हैं और इसमें से हर एजुकेटर्स को आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं। दीज ऑल आर अवेलेबल जो आपको यहाँ मिल जाएंगे। ओके, एंड दे आर टेकिंग देयर ओन लाइव सेशंस। सो आपको इन सब के साथ लाइव सेशन लेने का मौका मिलेगा। यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट पीवाईक्यू स्पेशल 10 अप्रैल 2022 को ठीक 11 बजे से मिस मत कीजिएगा, जहाँ 54 क्वेश्चंस के साथ हम आपके साथ मिलेंगे जो इसे आप 60 मिनट्स में करना होगा। ये पूरा का पूरा यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट पीवाईक्यू स्पेशल 2022 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यहाँ पर आपको काफ़ी रिवार्ड्स, काफ़ी प्राइजेस मिलते हैं और ये पूरा का पूरा पीवाईक्यूज इस आधार पे है जहाँ पर पीछे के 20 वर्षों के प्रश्न को देखकर इसे कंपाइल किया गया। तो ये इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस, काफ़ी दिमाग, इवन हम एजुकेटर्स भी इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। सो डोंट फॉरगेट टू गिव दिस टेस्ट गाइस। इसे आप जरूर दीजिएगा, इट इज़ फ्री फॉर एवरीवन। और जब भी आप कोर्स को जाते हैं इस टेस्ट को तो रवि यूपीएससी कोड को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। आप सबके साथ एक खुशखबरी है, गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू कि अनअकैडमी अब आपके घर के पास भी पहुंच रहा है। तो 415 है गोपालपुरा बाईपास, रिद्धि सिद्धि सर्किल, जयपुर राजस्थान। जितने भी स्टूडेंट्स मुझे जयपुर के सुन रहे हैं वो सबके साथ एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ जाकर अपने एजुकेटर से भी मिल सकते हैं रिगार्डिंग योर डाउट्स। और आप इसको रजिस्टर करने के लिए अगर आपको 9 और 10 अप्रैल को जाना है तो नीचे लिंक दिया हुआ वहाँ पे रजिस्टर कर लें। ईस्टर स्पेशल ऑफर है, आप में से हर स्टूडेंट्स के लिए ऑफर है। 12 मंथ्स और 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ आपको 3 मंथ का एक्स्ट्रा आपको फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जाता है और 24 और 36 मंथ का लेते हैं तो आपको 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। और इसमें से कोई भी अगर कोर्स आप यूपीएससी या ऑप्शनल या किसी भी चीज़ के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, रवि यूपीएससी कोड पर आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिलता है। अनअकैडमी लाइट, यहाँ पर आपको हम टेस्ट सीरीज़ देते हैं और इस टेस्ट सीरीज़ को भी आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अनअकैडमी का अच्छा ऑफर देता है, ऑप्शन देता है प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ के लिए। रवि यूपीएससी कोड को ज़रूर यूज़ करें। यूपीएससी के इंटरव्यू प्रोग्राम्स चल रहे हैं 2021 के लिए। आप में से जो भी स्टूडेंट्स है, आपका कोई बैचमेट या फ्रेंड्स अगर 2021 के इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो उसे कहिएगा, उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है वो अनअकैडमी पर जाकर भी फ्री ऑफ कॉस्ट अगर एलिजिबल है तो रजिस्टर करा सकता है। ये हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम्स फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं। अप्रोच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रीलिम्स एग्जाम्स को लेके कैसे चलेंगे, आइए अब बात करते हैं फाइनली, जिसके लिए आप मुझे यहाँ सुन रहे हैं, मैंने वीडियो आपके लिए बनाया है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि प्रीलिम्स में हमें कैसे चलना है यूपीएससी सीएससी के लिए। वहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूं साइंस एंड टेक का रोल कितना है।
फिलहाल अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में बात करें तो हम सिर्फ यहाँ पर प्रीलिम्स को ही फोकस करने वाले हैं। द रीज़न इज प्रीलिम्स इज़ वेरी क्लोज ऑन द 5th जून। ओके, तो हम प्रीलिम्स को ही फोकस करने वाले हैं। 15% क्वेश्चन आपके पेपर से साइंस से ही आते हैं। और आपको लिटरली बताऊँ तो क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चंस जो ऑप्शंस होते हैं वो फैक्चुअल होते हैं और कंसेप्चुअल होते हैं, दोनों होते हैं। बट एज़ पर द डिमांड ऑफ यूपीएससी उन्होंने कंसेप्चुअल क्लियरिटी पे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछना शुरू कर दिया है। फैक्ट्स को उन्होंने काफ़ी हद तक ख़त्म ही कर दिया है। इवन अगर यूपीएससी किसी फैक्ट को देता भी है तो उसे कंसेप्ट्स के बेस पर ही आप टिक करते हैं, ना कि आप फैक्ट को रट कर जाकर यूपीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं। सो यूपीएससी को क्वालिफाई करने के लिए बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, जो आपको लास्ट मोमेंट में ज़रूर ध्यान रखना है। ओके, जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। सो वेयर इज़ अ जनरल साइंस, जनरल स्टडीज़। सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा भाई जनरल साइंस का कितना वेटेज है आपके जनरल स्टडीज़ में, जो आपको जानना चाहिए। मैंने एक छोटी सी एनालिसिस की है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2011 से लेकर 2021 का क्वेश्चन पेपर। सो 2011 से 2021 की एनालिसिस अगर हम करें तो इस पूरे के पूरे 11 साल के पेपर में आप देखो, लास्ट ईयर आपको 13 क्वेश्चन आए हैं जो साइंस से आए हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको 20 क्वेश्चन 2019 में मिलेंगे, है ना, और एक यहाँ पर आपको 13 क्वेश्चन 2012 में मिलेगा। यानी ओवरऑल आपको 15 क्वेश्चंस हैं, प्लस माइनस 2 to 3 क्वेश्चंस हैं जो आपको कहाँ से मिल जाते हैं, जो आपको जनरल साइंस से मिल जाते हैं। और आपको बताऊं तो 15 क्वेश्चन प्लस माइनस 2 to 3 क्वेश्चंस, वेटेज कम नहीं होता दोस्त, बहुत अच्छा खासा वेटेज है। तो आपको साइंस को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना होगा जैसे आप ह्यूमैनिटीज़ के विषयों को देते हैं। सबसे बड़ी गलती जो है आपको साइंस में लेकर, जो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ, जो अभी आपकी आंख खोलेगा, जिसके बारे में मुझे हमेशा बोलना ज़रूरी है, क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों के साथ विज्ञान विषय को लेकर काफ़ी भ्रम है। अगर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बात करूं तो आपके पेपर में प्रीलिम्स के सिलेबस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यूपीएससी ने प्रीलिम्स का सिलेबस नहीं लिखा है, जो मैं बार बार बोलता हूं। उन्होंने 2 वर्ड्स में, 2 शब्दों में सामान्य विज्ञान लिखकर यूपीएससी का सिलेबस प्रीलिम्स में साइंस के लिए दे दिया है। और इवन अगर आप साइंस में बात करें तो कम से कम साइंस में टोटल 20 सब्जेक्ट्स होते हैं, 20 विषय होते हैं, जहाँ आप साइंस में जाकर कोई डिग्री कोर्सेज करते हैं, जहाँ पर आप सब जानते हैं कम से कम 8 से 10 तरह की इंजीनियरिंग्स होती हैं, जो मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, इंजीनियरिंग्स होती हैं। कम से कम 5 से 6 सब्जेक्ट्स में आप मेडिसिन में जाते हैं। ओके, मेडिसिन में जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कम से कम 5 से 6 सब्जेक्ट्स हैं जहाँ आप साइंस के ऑनर्स कोर्सेज करते हैं। ओके, अब आप मुझे बताइए, कम से कम 20 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, 20 प्लस विषय हैं जो कि साइंस में आते हैं, पर यूपीएससी सिर्फ जनरल साइंस देखकर इस विषय से पल्ला झाड़ लेता है। अब यहीं पर यहाँ पे सतर्क होने की ज़रूरत है दोस्त, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी चीज़ को लेकर मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आप यूपीएससी के पेपर को और ये समझते हैं कि आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना ज़रूरी है, मेडिकल साइंस बैकग्राउंड होना ज़रूरी है, सिविल इंजीनियरिंग होना ज़रूरी है, या फिजिक्स में मास्टर्स करने की ज़रूरत है, तो आप पूरी तरह से गलतफहमी में है, क्योंकि क्वेश्चंस पूरी तरह से अप्लाइड पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस पूरी तरह से अप्लाइड पूछे जाते हैं, यानी आपके एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। ठीक है, मैं आपको धीरे धीरे इन चीज़ों को बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहीं पर आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपका सिलेबस तो डिफाइन नहीं है दोस्त, ठीक है, आपका सिलेबस डिफाइन नहीं है, सिलेबस पे इन्होंने जनरल साइंस लेकर पल्ला झाड़ दिया। अब क्या किया जाए? अगर आप क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करते हैं, और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हर विषय में आप किसी भी ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स में जाइए, यह सब कोई कह देता है कि भाई एनसीईआरटी से स्टार्ट करो, एवरीबडी इज सेइंग कि एनसीईआरटी से स्टार्ट करो। लेकिन आप मुझे बताओ कि क्या साइंस की एनसीईआरटी में आपको टेक्नोलॉजी मिलेगी? तो साइंस की एनसीईआरटी में टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं है, जो मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ। साइंस की एनसीईआरटी में आपको बायोलॉजी मिलेगा, साइंस की एनसीईआरटी में आपको फिजिक्स मिलेगा, साइंस की एनसीईआरटी में आपको केमिस्ट्री मिलेगा। तो यहाँ पर भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपके पेपर में एनसीईआरटी की कोई भी ऐसी बुक नहीं है जो आपको टेक्नोलॉजी में मदद करे। और आपके पेपर में 90% क्वेश्चन, 80 to 90% क्वेश्चन टेक्नोलॉजी से आते हैं। अब भी सुधर जाइए, अगर आप ट्रेडिशनल बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में परेशान है तो इनसे तकरीबन 1 से 2 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा तो 3 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ मैक्सिमम क्वेश्चन अगर मान लो 15 क्वेश्चन आते हैं तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके पेपर में टेक्नोलॉजी से आता है। तो यू मस्ट हैव टू गिव मोर एंड मोर अटेंशन टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अब मैं आपको जो एनालिसिस करता हूं, जहां आप 2011 से लेकर 2021 के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, सीरीज 11 ईयर्स क्वेश्चन पेपर, ये आपको काफ़ी हद तक आंख खोलने के लिए ज़रूरी होगा।
अगर आपके पेपर में 13 क्वेश्चंस आते हैं जनरल साइंस से 2021 में, तो 9 क्वेश्चन आपके साइंस टेक्स्ट से आते हैं। अगर आपके पेपर में 17 क्वेश्चन पूरे जनरल साइंस से आते हैं, तो 16 क्वेश्चन आप पेपर में टेक्नोलॉजी से आते हैं। 20 क्वेश्चन अगर साइंस से आते हैं जनरल साइंस से, तो 19 क्वेश्चन आपके टेक्नोलॉजी से आते हैं। 18 आते हैं क्वेश्चन, तो 18 आते हैं सारे के सारे साइंस टेक्स्ट से। 15 में से 13 क्वेश्चन आते हैं। ये यूपीएससी कर क्या रहा है? यूपीएससी कर क्या रहा है? आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि दोस्त संभल जाओ, यूपीएससी में टेक्नोलॉजी चाहिए, यूपीएससी में बहुत ज़्यादा बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री को मैं आपको मना कर दूं, लेकिन जरूर बोलूंगा कि बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री का रोल आपके सिविल सेवा की परीक्षा में बहुत कम है। लेकिन वहीं अगर सीडीएस चले जाइए, एनडीए चले जाइए, स्टेट पीसीएस चले जाइए, वहीं इसका रोल बहुत है। तो आपको फिर ये भी आपकी स्ट्रैटेजी का एक पार्ट होता है कि जिस सब्जेक्ट का वेटेज जितना होता है, उस सब्जेक्ट में आपको उतना ही एनर्जी देना होता है। अब जैसे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी नहीं संभल रहे हैं, वो जाके फिजिक्स केमिस्ट्री में मास्टरी करने लगेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री के बैठ के न्यूमेरिकल्स लगाने लगेंगे। ये भी एक प्रॉब्लम है कि आपको पता नहीं है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्टैटिक पूछे जाते हैं, और वो भी स्टैटिक में भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 होता है किसी कंसेप्ट को लेकर। जैसे आप पिछले साल का ही पेपर ले लीजिए, उन्होंने प्रेशर कुकर पे क्वेश्चन पूछ दिया। प्रेशर कुकर के लिड के एरिया होते हैं, उस पर डिपेंड करता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है किस पर डिपेंड करता है। ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कभी इन पर न्यूमेरिकल नहीं पूछता। केमिस्ट्री में कोई फार्मूला नहीं पूछता, केमिस्ट्री में कभी कोई रिएक्शन नहीं पूछता। यानी आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर मैं आपको बोलूंगा, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री में अभी इस समय लास्ट मोमेंट में इतना टाइम नहीं है। मैं आपको फोकस करने को कहूंगा, यू गो एंड फॉलो द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि वेटेज आपके पेपर का साइंस एंड टेक का ही है, साइंस एंड टेक का ही है। फाइन, और आगे बढ़ते हैं। सिलेबस में आपको पहले ही बता चुका हूँ, सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ जनरल साइंस लिखा है, और यही यूपीएससी की प्रिपरेशन में सबसे बड़ी समस्या है। अब यहाँ पर बात ये होती है कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो रिलेवेंट है या इरिलेवेंट है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी उन्हीं स्टूडेंट्स की तरफ प्रिपरेशन कर रहे हैं जो बहुत सारी पढ़ाई कर रहे हैं और कई बार 5-6 साल से जा रहे हैं और यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ज्ञान तो बहुत हो गया दोस्त, लेकिन वो ज्ञान इरिलेवेंट वाला है, रिलेवेंट वाला नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ जो अपने अटैम्प्ट दिए जा रहे हैं और एग्जाम वेस्ट हो रहे हैं, अभी भी आप नहीं समझ रहे हैं असल में आज हो क्या गया। मैं आपको बता दूं, एक मार्केट बन चुका है। हर जगह आपको फ्री नोट्स, फ्री कंटेंट्स, हर कोई आपको ज्ञान बांट रहा है। हर इंस्टीट्यूशन आपको फ्री टेस्ट सीरीज दे रहा है, हर इंस्टीट्यूशन आपको फ्री करंट अफेयर्स दे रहा है। दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता। मैं आपको ओपन प्लेटफॉर्म पे ही बोल दे रहा हूँ, ताकि आप सब ध्यान रखिए, ये सब एक इंस्टीट्यूशन के लिए एडमिशन्स के सोर्सेज होते हैं। आपको मैच्योर होना है, आपके लिए कोई नहीं है, एवरीबडीज आर डूइंग द बिजनेस। I am totally and frankly telling you on the basis of my 19 years of experience, आप सिर्फ अपनी और सिर्फ अपने बारे में सोच सकते हैं, कोई आपके बारे में नहीं सोचता। द फर्स्ट एंड द लास्ट लाइन दैट आई एम टेलिंग यू, यू रिमेंबर, आपको टीना डावी नहीं बनना है, आपको अथर अमीर नहीं बनना है, आपको अनु कुमारी नहीं बनना है। आपका नाम अगर मनीष है तो आपको मनीष बनना है। ओके, ये चीज़ और याद रखिएगा, जो एक बहुत बड़ी गलती आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स कर रहे हैं। अगर आप मिस्टर मनीष हैं तो आपको मिस्टर मनीष बनना है। अगर आप टीना डावी बनेंगे, आप अथर अमीर बनेंगे, आप अनु कुमारी बनेंगे, आप कलाम बनेंगे, तो फिर आप कब बनेंगे? तो मेरा एक मैसेज है जो आप सबको मैं दे रहा हूं, ट्राई टू बी योर सेल्फ, डोंट ट्राई टू फॉलो एंड कॉपी टू द अदर वन। आपको अपनी पहचान बनानी है, ना कि आपको दूसरों से आपकी पहचान बननी है। सो एक बात मैं आपको बता दूं, सुनो सबकी, करो अपनी। यानी आपका अपना एक पैटर्न होगा, आपका अपना एक व्यू होगा। हर टॉपर्स के अपने पैटर्न और व्यूज होते हैं, आपके अपने पैटर्न और व्यूज होंगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैं आपको कह देता हूं, आपको आप बनना है। अगर आप मनीष हैं तो आपको मनीष बनना है, क्योंकि फिर जब आप खुद को अपने ऊपर भरोसा नहीं करेंगे तो आपको दुनिया कैसे भरोसा करेगी। तो अगर आपको सक्सेस होना है तो पहले आपको खुद को खुद बनना है। एग्जैक्टली वही चीज मैं आपको यहाँ प्रिपरेशन में कह रहा हूं कि आप खुद इन पेपर को समझिए, क्योंकि हर स्टूडेंट्स के समझने का नजरिया, हर स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड हर किसी का अलग होता है। आप अपने इंफॉर्मेशन के हिसाब से, अपने बेसिक बैकग्राउंड के हिसाब से, अपने विषय के ऊपर नॉलेज के
हिसाब से आपको चलना है दोस्त, ये आपका तरीका होगा। तो मैं उन्हीं चीज़ों को कह रहा हूँ कि आप सुनिए सबकी, लेकिन उसके बेसिस पर एनालिसिस अपना निकालिए और आप अपने नाम के थ्रू बनिए जिससे लोग आपकी तरह बने। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप दूसरों को फॉलो करेंगे तो कभी आप अपनी पहचान नहीं बना पाएंगे। आपको अपनी पहचान खुद बनानी है अपने नाम से, ताकि लोग आपके नाम से आपको फॉलो करें। ये एक मैसेज है जो मेरे ख्याल से आप सबको याद रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ जनरल साइंस में कहाँ पे और कैसे करना है। देखिएगा, जनरल साइंस में आपको बताऊँ, आपको जनरली 4 चीज़ें ध्यान देनी है साइंस में। एक तो साइंस का बेसिक क्या है, जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं, उसके एडवांस क्या है, एडवांस के साथ उसके एप्लीकेशंस पढ़ने। एडवांस में एक्चुअली आपको एप्लीकेशंस पर ही पढ़ रहे हैं। एडवांस का मतलब ये नहीं कि आप जाकर उस पर रिसर्च करने लगे। उसके साथ जुड़े जो भी अगर समसामयिकी है, करंट अफेयर्स है, वो आपको जोड़ना होगा। और साथ ही साथ आपको बताऊं, साइंस एंड टेक की साइंस के साथ एक ब्यूटी भी है कि वो आपके पेपर में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कीम्स और प्रोग्राम्स को भी जोड़ देता है। ओके, अब मैं आपको समझाता हूं, कोई भी टॉपिक्स ले लेता हूं। चलो, मैंने कहा चलो हम आपसे बात कर लेते हैं। अब जैसे करंट अफेयर्स का एक टॉपिक आपको समझाता हूँ। जैसे अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया कि ग्राफीन का एक लैब है जो भारत में सेट होने जा रहा है। कहाँ सेट होने जा रहा है? केरला में सेट होने जा रहा है। क्वेश्चन कैसे पकड़ेगा समझिएगा। एक बात मैं आपको और भी बता दूं, आपके पेपर में अगर 2020 का क्वेश्चन पेपर देखिए, 2021 का क्वेश्चन पेपर बोलिए, ओवरऑल मैं आपको कह देता हूं, अगर आप 2017 से लेकर 2021 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं, विश्वास कीजिए साइंस एंड टेक वगैरह के सब्जेक्ट में आपको पूरी तरह से पेपर स्टैटिक पे पूछा गया है, कंसेप्ट पे पूछा गया है। 2016 का पेपर जो था वो पूरी तरह से करंट अफेयर्स पे बेस्ड था। ठीक है, करंट अफेयर्स पे बेस्ड था। जो भी बच्चों ने मेरी क्लासेस अनअकैडमी पे की हैं स्पेशली, उनको मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है। 2006-16 के पेपर में करंट अफेयर्स पे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थे। वहीं 17 से 21 में आप आइए, सारे के सारे क्वेश्चन 90% आपके स्टैटिक से हैं। आपको सब्जेक्ट समझना होगा। इवन इफ यूपीएससी इज गिविंग यू एनी एग्जाम्पल्स ना, तो यूपीएससी भी एग्जाम्पल में कह रहा है कि बताओ इनके बेसिस पर ये कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अभी 2020 के पेपर में यूपीएससी ने क्वेश्चन दिया इनमें से कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको हम बायोफ्यूल बनाने के लिए एज अ रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं। देखिएगा, जिनको हम बायोफ्यूल बनाने के लिए रॉ मटेरियल की तरह यूज कर सकते हैं। अगेन रिपीट, जिनको बायोफ्यूल बनाने के लिए हम रॉ मटेरियल की तरह, कच्चे माल की तरह यूज कर सकते हैं। अब इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज हुए, क्योंकि कम से कम 6 प्लांट्स के नाम दिए थे। आप क्या सोच रहे हैं कि मैंने ये सारे के सारे 6 प्लांट्स क्यों नहीं रटे? यही तो गलती है। अगर आप 6 रट भी लेते तो वो 7वां या 8वां दे देता। आप असल में क्या गलती कर रहे हैं, ये 6 प्लांट्स क्यों हैं इसके कंसेप्ट नहीं समझ रहे। इससे कंसेप्ट नहीं समझ रहे कि वो प्लांट जो कि लिटरली जिसका कोई यूज नहीं है, जिसमें सेलुलोज पाया जाता है, वो सारे के सारे प्लांट जो हो सकते हैं वो बायोडीजल बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा। आपको ये समझ में नहीं आ रहा, अगर कोई खराब प्लांट है जो अच्छा नहीं है, उससे उस पौधे को हम क्यों खाएंगे? उससे एथेनॉल बना लीजिए, उससे बायोडीजल बना लीजिए। आपको इस पर ध्यान देना है, क्लू पर। आप क्या कर रहे हैं? 6 पौधों के नाम है। कसावा हमने नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? कसावा है। हॉर्स ग्राम है। प्रॉब्लम ये हो गई है, आपने इस विषय को फैक्ट बना दिया है। वो कह रहा है, समझिए, वो कह रहा है इनमें से कौन से फीचर है जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के हैं, या इनमें से कौन सा फीचर है जो इंडियन रिमोट सेंसिंग डेटा के द्वारा किया जाता है। कभी कह रहा है क्लोरोफिल की स्टडी कर सकते हैं, कभी कह रहा है पोलर एरियाज की स्टडी कर सकते हैं, कभी कह रहा है कि हम मैपिंग कर सकते हैं, कभी कह रहा है स्पाई कर सकते हैं, कभी कह रहा है कि हम, मतलब कहने का मतलब ये है, कभी कह रहा है क्लोरोफिल कंटेंट देख सकते हैं, कभी कह रहा है एटमॉस्फेरिक कंडीशन को चेक कर सकते हैं। ये कर क्या रहा है यूपीएससी सिर्फ आपको ये कह रहा है कि आप इन फैक्ट को मत रटिए। आप क्या कर रहे हैं, ये 3 फैक्ट रट ले रहे हैं। अगली बार क्या कह रहा है, 7वां फैक्ट दे रहा है, अगली बार 7वां फैक्ट दे रहा है। प्रॉब्लम यही है दोस्त कि यूपीएससी आपको फैक्चुअल क्वेश्चन देता ही नहीं है, यूपीएससी आपको कंसेप्ट देता है। अगर आपने कंसेप्ट पकड़ लिया तो उससे जुड़े जितने भी क्वेश्चंस पेपर है, जितने भी क्वेश्चंस के ऑप्शंस हैं, सारे के सारे आप दे दनादन टिक मारेंगे। यूपीएससी करने के लिए ध्यान रखिएगा, आपको समझने की ज़रूरत है। मैं हिंदी में लिख देता हूँ साफ साफ, समझने की ज़रूरत है, रटने की ज़रूरत नहीं है। लॉजिक बनाने की ज़रूरत है, इसके पीछे क्या कारण है। फैक्ट को मत रटिए, फैक्ट को समझिए, दैट आई एम टेलिंग यू। और ध्यान रखिए, जितना आपको नॉलेज होगा वो नॉलेज सटीक होना चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको ये जो एग्जाम्पल दिया ना बायोफ्यूल वाला, मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया ना रिमोट सेंसिंग वाला, ये क्वेश्चंस बायोफ्यूल के क्वेश्चन पेपर आपको बताऊं, ये कम से कम 5 से 6 बार आपके पेपर में क्वेश्चन बायोफ्यूल से आता है। अगर आप 2011 से 21 का 11 साल का पेपर उठा लीजिए, 11 ईयर्स का, क्योंकि 11 ईयर्स ही नया पैटर्न है।
मैं आपको हमेशा बोलूँगा 2011 से ही देखिए, क्योंकि 2011 से यूपीएससी प्रीलिम्स का नया पैटर्न आया है। तो नए पैटर्न में आप पेपर देखिए तो करीब 11 साल में 5 से 6 बार क्वेश्चन इन्होंने बायोफ्यूल पे पूछा है। तो आपको ये भी समझ में आता है कि बायोफ्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो हमें इस पे ध्यान होगा। रिमोट सेंसिंग पे एक बार क्वेश्चन इन्होंने 2015 में पूछा है। फिर आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन 2019 में पूछा। दोनों बार इन्होंने किया क्या, क्वेश्चन पेपर वही है, सिर्फ उन्होंने दोनों के दोनों में फैक्चुअल डेटा बदल दिए। जिस बच्चे को पता है कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट पोलर पोजीशन पे होता है, जिस बच्चे को पता है कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो होता है, एक तो ये पोलर पोजीशन पे होता है, ठीक है, दूसरा ये पता है कि पोलर पोजीशन पे जो सैटेलाइट होते हैं उनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती। हाइट ज़्यादा नहीं होती मतलब जो लो अर्थ ऑर्बिट में होते हैं, और लो अर्थ ऑर्बिट पर होने पर यह भी पता है कि 24/7 उस जगह पे नहीं होते हैं। 24/7 होने के लिए उनको जियोस्टेशनरी पे चाहिए। तो अगर थोड़े समय के लिए भी होते हैं लेकिन काफ़ी करीब होते हैं तो अर्थ का बेटर फोटो और पिक्चर ले सकते हैं। अब आप खुद गेस कर लीजिए अर्थ के फोटो और पिक्चर से क्या क्या पता चल सकता है। फ्लड पता चल सकता है, ड्रॉट पता चल सकता है, कोस्टल एरिया देख सकते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस देख सकते हैं, है ना, ये सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं। अर्थ आप अपने एक्सिस में ऐसे घूमता है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऐसे घूमता है। जब वो अर्थ घूमते घूमते और इधर इंडिया सामने आता है, मान लो 25 मिनट 30 मिनट के लिए, वो सैटेलाइट अर्थ का इमेजेस फोटो ले लेता है, उसके बेसिस पे आंसर हो जाता है। देखिएगा दोस्त, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इस वीडियो को बनाने के पीछे ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। अब देखिए, अब सर हम क्या करें लास्ट मोमेंट में। मान लीजिए 1% हमने कॉन्सेप्ट के थ्रू नहीं पढ़ा है, और वैसे भी सर जो टॉपर्स होते हैं वो ये बोल देते हैं करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, साइंस टेक में हो जाएगा। अब क्या किया जाए सर, ये भी एक मिथ है, ये सच है या मिथ है, वो तो टॉपर भी बन जाते हैं, उसका भी हम आपको आंसर दे देते हैं। इधर आइए, उसका आंसर ये है मित्र, देखिए जो टॉपर्स बनते हैं, ठीक है, मैं अभी बता दूं, मेरे क्लास में भी जो हैं वो टॉपर्स हैं, रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 मेरे क्लासरूम के बच्चे रहे। शायद आप मुझसे काफ़ी बच्चे जानते भी होंगे, क्योंकि अच्छा एक्सपीरियंस मेरा भी यूपीएससी में पिछले 19 सालों से हो चुका है। जितने भी नेम फेम इंस्टीट्यूशंस के आप नाम सुनते हैं उन सबों में आपको मैं दिख जाऊँगा पढ़ाते हुए साइंस टेक और एनवायरमेंट। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर टॉपर्स आप मुझे बताइए 45-46 क्वेश्चन थे पीटी क्यों क्वालिफाई कर रहे हैं, इसका आंसर मैं आपको देता हूँ। वो हिस्ट्री करते हैं, ज्योग्राफी करते हैं, पॉलिटी करते हैं, इकोनॉमी करते हैं, सुनिएगा, ये सब्जेक्ट करते हैं। वो साइंस एंड टेक को ये मान लेते हैं ये सब्जेक्ट है ही नहीं, और इस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट न मानने के पीछे एक रीज़न ये है क्योंकि इसके पीछे कोई एनसीईआरटी है ही नहीं। आप जब हिस्ट्री पढ़ते थे आपको समझ में आता, बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर आया, अकबर के बाद जहांगीर आया, हिस्ट्री में ज्योग्राफी में पढ़ जाते हैं, पॉलिटी में पढ़ जाते हैं, इकोनॉमी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती, आपको साइंस में कुछ समझ में नहीं आता कि साइंस टेक में कहाँ से चलना है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि साइंस टेक में आपने कभी अपना ऑर्डर बनाया ही नहीं। हर चीज़ को आपने बहुत ही सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से किया। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक को कभी सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध आज तक आप कर ही नहीं पाए। आपको कभी समझ में नहीं आया साइंस टेक में अगर स्पेस पढ़ना है तो पहले स्पेस की ऑर्बिट जानने चाहिए, फिर सैटेलाइट जानने चाहिए, फिर लॉन्च व्हीकल जानने चाहिए, इसके बाद जो भी जेट इंजन टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन पूछे गए, फिर आपको स्पेस मिशन जानने चाहिए, स्पेस मिशन में आपको इंडिया का जानना चाहिए, इंटरनेशनल जानना चाहिए, फिर आपको जीपीएस सिस्टम जानना चाहिए। मतलब आपने कभी इस चैप्टर का कोई ऑर्डर बनाया ही नहीं। आपने जिंदगी भर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां बनाया है। आपने जिंदगी भर ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री इन सबों का बनाया। कभी आपने देखा ही नहीं कि साइंस टेक भी एक सब्जेक्ट है। आपने साइंस टेक को क्या किया, कुछ करंट अफेयर्स में आ गया, उसको टॉपिक को पढ़ लिया, चलेगा। और इसी वजह से हुआ कि आपको लिटरली बता रहा हूं, आपने साइंस टेक में अगर 15 क्वेश्चन आया तो आपने 3 किया, आपने 4 किया, जितना बन पाया। लेकिन आप साइंस टेक में 10 नहीं कर पा रहे हैं, और यही रीजन है, मैं आपको पहले बता रहा हूं क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जो क्वेश्चन आपके स्टैटिक से आ रहा है, आपको लग रहा है तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो पक्का जो मैंने पढ़ा नहीं वो करंट अफेयर से हो गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है दोस्त, जो आपने इस सब्जेक्ट का कचड़ा बना दिया था। इस सब्जेक्ट को मैं अनअकैडमी पर आकर मैंने इसको प्लस में पढ़ाने के बाद इस सब्जेक्ट को बता दिया है, इसमें आपको करंट अफेयर्स तो चाहिए लेकिन उतना ही ज़्यादा आपको स्टैटिक भी चाहिए। इवन उससे ज़्यादा आपको स्टैटिक चाहिए, जाइए 2019 का पेपर उठाइए, देखिए क्या पूछ रहा है। कह रहा पीएसएलवी और जीएसएलवी में क्या डिफरेंस, वो पूछ रहा है जनरल बता दो पीएसएलवी जीएसएलवी में क्या डिफरेंस है। वो कह रहा है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का क्या फीचर है, इनमें से कौन सा, अभी जो बता रहा हूँ ये क्या है दोस्त, ये सारे के सारे स्टैटिक है। हाँ, एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा 2019 में, क्या पूछा 2019 में यूपीएससी ने पूछा हाइड्रोजन सीएनजी। ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का, ये मैं खुद बोल देता हूं। 2019 के पीटी में यूपीएससी ने हाइड्रोजन सीएनजी पूछा, और वहीं देखिए 2018 के अक्टूबर नवंबर में दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में हाइड्रोजन फ्यूल के साथ सीएनजी बसेस का ट्रायल किया जाता है। तो ये उस साल का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था जो यूपीएससी ने पूछा था। अब लगे हाथों लास्ट में क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूं, समझिएगा। लास्ट में मैं आप सारे के सारे बच्चों को ये मशवरा दूंगा
मेरे अनुभव के आधार पर आप कुछ मत कीजिए, अब इतना ज़्यादा तो स्टैटिक पढ़ने का टाइम है नहीं। अगर आपके पास टाइम है तो अनअकैडमी के प्लस पर जो मैंने साइंस टेक की क्लास ली है, ओके, वो पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग है, फटाफट देख डालिए। पहला मशवरा आपको दे रहा हूँ, अगर आप प्लस पे हैं और क्लासेस नहीं देख पाए हैं, प्लस पे आप जाइए, साइंस एंड टेक की क्लास देख लीजिए, पूरी की पूरी मैं आपको बता रहा हूँ। और इन्वायरमेंट की क्लास अभी चल रही है, साइंस एंड टेक की क्लास खत्म हो गई है। वहाँ पर टोटल 41 या 42 लेसन्स हैं। ओके, इसको फास्ट चला कर जल्दी देख लीजिए, आपके सारे के सारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। प्लस साइंस एंड टेक के इन्वायरमेंट चल ही रहा है, एक तो आपके पास ये ऑप्शंस है। अगर आप इतना भी नहीं देखना चाहते, आपके लिए दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, जितने भी करंट अफेयर्स में टॉपिक है, कुल 11 चैप्टर्स हैं, ध्यान रख लीजिए, कुल 11 चैप्टर्स हैं, ध्यान रख लीजिए। वो 11 चैप्टर्स की मैं आपको लिस्ट दे दे रहा हूँ। उसमें जितने जितने करंट अफेयर्स के टॉपिक आ रहे हैं, मान लीजिए एनर्जी है, एनर्जी में जितने भी करंट अफेयर्स के टॉपिक आ रहे हैं, उन करंट अफेयर्स के टॉपिक तो पढ़ लीजिए, लेकिन उससे जुड़े सारे के सारे स्टैटिक देख लीजिए। असल में यूपीएससी इस पे क्वेश्चन बना रहा है। तो एक तरीके से हम गेस कर सकते हैं इस समय लास्ट मोमेंट में कि हम कैसे चलें, और ये ज़रूरी है। ओके, लास्ट समय में ये ज़रूरी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ इसे समझिएगा। ठीक है, लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम में हम क्या करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के टॉपिक्स में से सारे के सारे करंट अफेयर्स के स्टैटिक उठाइए। आप क्या करते हैं, आप सिर्फ करंट अफेयर्स उठाते हैं? नहीं, आप सबको मैं गेस यही दे सकता हूं, लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम में करंट अफेयर्स के स्टैटिक उठाइए और उसको ठीक से कर डालिए। और दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि पिछले जो 11 साल के पेपर हैं, अभी भी टाइम है आपके पास। आप देखिए, अनअकैडमी पर मैंने 2020, 19, 18, 17, 16 और शायद 2015 के भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस डाली है। अभी भी आपके पास टाइम है, कम से कम 30 मिनट 40 मिनट का वीडियो है, आप इसमें देख लीजिए कि जो 2019 का क्वेश्चन है वो पीछे 2013 वाला भी आया हुआ है। यही 2019 में डिजिटल सिग्नेचर पूछ रहा है तो मेंस में भी आया हुआ है। तो मिला जुला कर पीछे का पेपर अगर आप देखो, पिछले 2020 से लेकर 15 तक के पेपर आपको अनअकैडमी पे खुद मिल जाएगा, उनके डिस्कशन करते हुए आप उनको देख लो। हर चीज़ें लॉजिकली मैं डिस्कस कर रहा हूँ, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। लास्ट मोमेंट आपको ये करना होगा, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स आपके पेपर में जो भी साल भर के रहे हैं, ठीक है, आप उनसे उठा लीजिए। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं साइंस टेक पे, जैसे एनर्जी है, यहाँ पर आपको गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम मिलेंगे। जैसे आपको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इससे आपको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम मिलेंगे। ये चीज़ें आप कर चले जाइए इन द लास्ट मोमेंट, बहुत है। लेकिन एक चीज़ और बताऊंगा, रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। आप में से काफ़ी स्टूडेंट का कहना होता है कि सर हम पढ़ते हैं और भूल जाता है। मैं आपको बताता हूँ, अगर हम अध्यापक भी 19 साल से आपको पढ़ा रहे हैं, 19 ईयर्स ऑलरेडी डन। आई एम स्टार्टिंग टू टेक योर क्लासेस फ्रॉम 2003। सो 2003 से तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, 2003 से लेकर करीब करीब 19 साल हो गए हैं। अगर मैं भी इन चीज़ों को पढ़ाना अब छोड़ दूँ, मैं भी इन चीज़ों को पढ़ना छोड़ दूँ, करंट अपडेट करना छोड़ दूँ, तो ये धीरे धीरे सारी चीज़ें छूट जाएंगी। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें, जितनी बार रिवीजन करेंगे सब्जेक्ट उतना ही पक्का होगा। इस चीज़ को अच्छी तरह से याद रखिएगा। इवन एनी ऑफ द सब्जेक्ट अगर आप कोई नया पढ़ना चाहते हैं तो मैं यही बोलूँगा, साथ साथ उस दिन कम से कम 3 से 4 घंटे का टाइम रखिए रिवीजन के लिए। कम से कम 3 से 4 घंटे का टाइम रखिए रिवीजन के लिए, जिससे आप बार बार चीज़ों को रिकॉल करें। जितनी बार आप रिकॉल करेंगे चीज़ें, उतनी ही ज़्यादा आपको रिवीजन होकर वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और आगे आपको लिए चलता हूँ, देखिएगा, ये है वो 11 चैप्टर्स जो मैं आपको स्पेशली बोल रहा हूँ। इन्हीं 11 चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। लगभग 90% क्वेश्चन आपके पेपर में जो भी साइंस का आता है यहीं से आता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एस्ट्रोनॉमी तो फिलहाल आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, पार्टिकल फिजिक्स आपको जानना होगा। अक्सर देखो कुछ ना कुछ, कभी ग्रेविटेशनल वेव पे दे रहा है, कभी लीजा प्रोजेक्ट पे दे रहा है, कभी लीगो पे दे रहा है, कभी न्यूट्रिनो पे दे रहा है, कभी यूनिवर्स में गामा रे बस पे दे रहा है। गामा रे बस पे भी हाल ही मैंने एक लेसन भी बनाया है, वीडियो बनाया है, जो कि करंट अफेयर्स में बायोटेक, डिफरेंट डिजीज और हेल्थ और उससे जुड़े जो प्रोग्राम्स हैं, जैसे मिशन इंद्रधनुष क्या है, इंद्रधनुष 2.0 क्या है, आयुष्मान भारत क्या है, ओके, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद मिसलेनियस टॉपिक में बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे नई चीज़ आ रही है, साइबर क्या है, आप जैसे गाड़ियों में आप सेफ्टी मैकेनिज्म कौन सी यूज़ करते हैं, ABS सिस्टम क्या होता है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं आपके पेपर। जैसे अभी लास्ट ईयर पूछा उन्होंने BPA क्या होता है, जैसे इनकंडेंसेंट बल्ब क्या है,
एलईडी और सीएफएल में क्या डिफरेंस है, इस तरह की चीज़ें आ जाती। एयर प्यूरीफायर क्या होता है, हिपा फिल्टर क्या होता है, इस तरह की चीज़ें आ जाती। बायोप्लास्टिक्स क्या होते हैं, इस तरह की चीज़ें आ जाती। सो दीज टाइप ऑफ टॉपिक्स आर रिलेवेंट फॉर ऑल ऑफ यू, जो आपको मिलाकर ये 11 चैप्टर्स आपको देखने हैं। ओके, 11 चैप्टर्स आपको देखने हैं। अब आपको बताता हूँ सोर्सेज क्या करना है। वैसे अगर ओवरऑल कोई भी स्टूडेंट आपसे पूछे सोर्सेज क्या करना है, तो सोर्सेज एक्चुअल में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए असल में आपको एनसीईआरटी 6 to 10th क्लास की पढ़नी होती है। साइंस एंड टेक के लिए मैकग्रा हिल के 5th एडिशन की जो बुक आती है, ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही मिली होती है, डॉक्टर रवि अग्रवाल वाली, ये आपको पढ़नी होती है जो लिखी गई है। जो भी है, आप किसी भी जगह पर भी जाते हैं आपको ये बुक ही आपको प्रेफर की जाएगी। और करंट अफेयर्स में जो भी मेरी क्लासेस है, जो अनअकैडमी पे मैं ले रहा हूँ लगातार, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ आप सबको मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। वो टॉपिक जो एवरग्रीन टॉपिक है, ऑलवेज इंपॉर्टेंट वाले, या कह लीजिए जो स्टैटिक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है इस साल के लिए वो, और प्लस जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो, ये सारे के सारे यूट्यूब पे जो सेशंस हैं वो आपको बाइलिंगुअल भी मिल रहा है, वो आपको शुद्ध हिंदी में भी मिल रहा है, और मेरे साथ ये है कि मैं आपको शुद्ध इंग्लिश में भी देता हूँ। तो मैं आपको तीनों ही लैंग्वेजेस में बनाकर उनके यूट्यूब पे आपको अपलोड कर रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ अगर कोई टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो सब के सब लैंग्वेजेस में आपको बनाकर वहाँ पे अपलोड कर दूँ, जिससे जिस जिस विषय के जिस आप सब्जेक्ट्स के हैं या कह लीजिए लैंग्वेज के हैं, तो यू विल नॉट हैव एनी इशूज़। तो आपको ये सोर्सेज फॉलो करने हैं, इसके अलावा आप कुछ मत कीजिए, आप चुपचाप करेंट्स और इसके लिए आप मेरे साथ लगे रहिए। एनसीईआरटी एक बार कर लीजिए 6 to 10, और आपको पहले बता रहा हूँ 6 to 10 की एनसीईआरटी की भी स्पेशल क्लासेस मैं आपको अनअकैडमी पे करा दूंगा। आपको इस अगर आप 6 to 10 की एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ते हैं तो वहां पर भी आपको हो जाएगा, लेकिन ये आपको पढ़ना जरूरी है। जैसे प्लांट्स एंड एनिमल सेल में क्या कंपैरिजन है, इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं, जैसे इनमें से कौन से डिकम्पोजर्स हैं, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में एनसीईआरटी से ही बन जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा सेशन था। आई होप आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि आपको पूरा का पूरा साइंस एंड टेक को कैसे लेके चलना है। आगे के लेक्चर में आपको इन्वायरमेंट में भी जरूर बनाऊंगा, क्योंकि लास्ट ईयर इन्वायरमेंट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहे हैं, और मेरे ख्याल से आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर इन्वायरमेंट जरूर बताइएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट के साथ भी ऐसा ही होता है, कुछ पता नहीं चलता कहाँ से आता है, ऐसा कुछ नहीं होता। और एक बात मैं आप सबको पहले बता दूँ, यूपीएससी इज नॉट द अनप्रेडिक्टेड सर्विस कमीशन। आप ऐसे जितने ही बच्चे ये बात बोलते हैं, आप एक नंबर के गधे हैं। क्यों है उसका रीज़न मैं बताता हूँ। अगर ये एग्ज़ाम अनप्रेडिक्टेड सर्विस कमीशन है तो फिर मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं आपसे इस तरह की बातें करूँ, और आप क्या पढ़ रहे हैं अगर आप इस तरह की बातें करें, तो कभी भी इस तरह की बातें ना करें। खुद में अपनी एक मैच्योरिटी लाएं, खुद में गंभीरता लाएं और इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, यूपीएससी इज अ प्रेडिक्टेड एग्जामिनेशन। आप प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए अनप्रेडिक्टेड है, लेकिन आप में से ही काफ़ी विद्यार्थियों के लिए वो प्रेडिक्टेड है, वो निकाल रहे हैं, वो कर रहे हैं और वो रैंकर्स भी बन रहे हैं। तो गलती आप में है, गलती उनमें नहीं है। वही बात हो गई, कहीं ऐसा ना हो जाए कि रिलेवेंट और रिलेवेंट के चक्कर में, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आज तो यूट्यूब तो गंद मच रखा है, आप सब जानते हैं, आप खुद जानते हैं। कहीं मोहल्ले में जाइए, कहीं किसी मार्केट में जाइए तो किताबों जेरॉक्स आपको नोट्स और मटेरियल मिलते हैं, ये वो आप सारे क्वेश्चन पेपर लगा डालते हैं, लेकिन यूपीएससी का रियल क्वेश्चन पेपर कहीं नहीं लगाते हैं जो रियल एग्जामिनर आपके लिए बनाता है। वही एग्जामिनर आपको 10 साल से बनाता है, वो चीज आपको कभी समझ में नहीं आता। आप वो चीज पढ़ते हैं जो एग्जामिनर नहीं बनाता, जो कंटेंट डेवलपर्स बनाते हैं। कंटेंट डेवलपर्स, फिलहाल मैं आपको साफ साफ बोल देता हूं, थोड़ा मेरी साफ बोलने की आदत है, दे स्टिल गिविंग द यूपीएससी एग्जामिनेशन। वो खुद अभी यूपीएससी दे रहे होते हैं। कभी कोई प्रोफेशनल टीचर्स बैठ के आपके लिए टेस्ट पेपर नहीं बनाता है। प्रोफेशनल टीचर्स हैव नॉट दिस मच ऑफ टाइम। इवन आपका यूपीएससी एग्जामिनर उन कोचिंग इंस्टीट्यूशन के टेस्ट पेपर नहीं बनाता है। उसके अप्रोच को समझिए, उसके ब्रेन को समझिए, मार्केट के क्वेश्चन पेपर्स को लास्ट में जाइए। सबसे पहले यूपीएससी के पेपर को कम से कम 10-10 बार देखिए, हर क्वेश्चन पेपर को समझिए, कहाँ पे किस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, कहाँ पर किस तरह के एलिमिनेशंस होते हैं, कहाँ पर बायसनेस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ पर समटाइम्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ ओनली कर दिया जाता है, कहाँ मेनली कर दिया जाता है। आपको ये चीज़ें समझनी होंगी। और एक बात और बताता हूँ, हर विद्यार्थियों का, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, समझने का तरीका अलग है, सोचने का तरीका अलग है, बैकग्राउंड अलग है। तो एक ही रणनीति हर स्टूडेंट्स के लिए सेम कैसे हो सकती है, ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। मैंने अभी आपको एक बात बोला था कि आपको मनीष बनना है। ठीक है, जो आप खुद हैं, जो आपका XYZ नाम है, आपको खुद बनना है, और इसके लिए आपकी अपना तरीका होगा, ना कि आप किसी का तरीका फॉलो करेंगे।
ठीक है, तो चलिए दोस्त, अंत में आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे सुनने के लिए, मेरे एक्सेस के लिए, सारे पीडीएफ के लिए आप यहाँ जुड़ सकते हैं, वीडियो लिंक्स के लिए मेरा अनअकैडमी पर जो प्रोफाइल है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको प्लस की क्लासेस, स्पेशल क्लासेस मिल जाती हैं। अनअकैडमी पर जब भी आप कोर्स ज्वाइन करते हैं, रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करेंगे तो यू विल गेट द डिस्काउंट्स। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो कि सबसे बेहतरीन सब्सक्रिप्शन है, मैं आपको बार बार कहता हूँ। रीज़न इसलिए है क्योंकि हम में से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनमें से किसी का बैकग्राउंड नहीं होता, घर में कोई बताने वाला, या मेरा जैसा कोई बड़ा भाई आपके साथ नहीं होता जो आपको पूरी तरह से गाइडलाइन कर दे, ठीक है, कि कैसे कैसे चलना है। तो यहाँ पर मेंटरशिप आपको मिल जाता है, ट्यूटर मिल जाता है, आपके लाइव सेशन, आपके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानिंग में क्या करना है, कैसे करना है, काफ़ी मदद मिल जाती है। और यहाँ पर एक फ़ायदा और आपको क्या होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, कि आप ओपन हाउस के साथ, एजुकेटर्स के साथ जुड़ सकते हैं। प्लस पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं। अगर इनमें से कोई भी कोर्स जनरल स्टडीज़ के साथ अगर ऑप्शन के लिए भी लेना चाहते हैं तो रवि यूपीएससी कोड पर यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। अनअकैडमी आपको 0% ईएमआई भी देता है। अगर किसी तरह की कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है तो आप इसको भी यहाँ ले सकते हैं 0% ईएमआई पर। अपकमिंग जो बैचेस है यूपीएससी सीएससी के लिए 13 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि आपको बाइलिंगुअल, इंग्लिश और शुद्ध हिंदी तीनों ही भाषाओं में, जहां आपको 20 बुकलेट्स भी स्टडी प्रिपरेशंस के लिए दी जा रही हैं। रीच योर आईएएस ड्रीम विद अनअकैडमी पे आप अनअकैडमी के फीडबैक देख सकते हैं, जहां पर क्लास एजुकेटर्स, बेस्ट क्लास लर्निंग, रेटिंग्स आपको बेस्ट मिलेगा। और हम दूसरों से अलग कैसे, जहां आपको पूरे कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, पूरे 20,000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिसेस, एमसीक्यू, सब कुछ आपको दिए जाते हैं। और लास्ट में आपको बता दूं, अनअकैडमी पर मेरे साइंस टेक एनवायरमेंटल क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। अभी तक आप मुझे सिर्फ किसी इंस्टीट्यूशंस में सुन रहे थे, अभी तक आप मेरी किताबें पढ़ते थे पूरे भारत में, और अब आप मुझे अनअकैडमी पर लाइव सेशन में देख सकते हैं। और थैंक यू एवरीवन टू गिवन मी दिस वंडरफुल रिस्पांस टू कीप मी एज अ टॉप 10 एजुकेटर्स इन विदिन 3 months ऑन अनअकैडमी। इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी मेहनत लगातार मैं करता रहूँगा, आप सबके लिए कोशिश करूँगा और बेहतर कर सकूँ। साइंस टेक का एक सेशन खत्म हो चुका है, लाइव सेशन एनवायरनमेंट का सेशन चल रहा है। स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन एनवायरनमेंट। 11 तारीख से अगला जो पार्ट है एनवायरनमेंट का वो शुरू हो रहा है, दैट इज ऑन 11 अप्रैल। थैंक यू एवरीवन। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा इस वीडियो को। अपने जितने भी दोस्त हैं सबको बताइएगा कि रवि अग्रणी सर की क्लासेस अनअकैडमी पर चलती हैं अब। सो थैंक यू एवरीवन। अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद।